Hello friends, I am Dr. Sankalp Dudeja. I am a neonatologist and pediatrician based in Gurgaon. In this video, we'll be talking about taking care of a preterm baby at home. We call a baby preterm or premature when the baby is born before 37 weeks. It is possible that आपका बेबी पहले NICU में रहा हो और आप NICU से इस बच्चे को घर लेके जा रहे हैं। इस टाइम पर जब आप एक प्रीमेच्योर बेबी को घर लेके जाते हैं तो आप एक्साइटेड भी होते हैं कि आपका बेबी अब आपके साथ रहेगा और आप घबराए भी होते हैं कि इस छोटे से बच्चे का ख्याल कैसे रखा जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रिकॉशंस की जो आपको लेनी है जब आप एक प्रीमेच्योर बेबी को घर पे ख्याल रखते हैं। हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जब भी आप बच्चे को प्रीमेच्योर बच्चे को घर लेके जा रहे हैं तो इंश्योर करें कि घर जाने से पहले आप बच्चे के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड कर लें। नर्सेज़ के साथ, NICU नर्सेज़, वार्ड नर्सेज़, हॉस्पिटल की नर्सेज़ के साथ बच्चे की डेली रूटीन में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। उसको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग नर्सेज़ के द्वारा सुपरविजन में कराएं, कप फीडिंग अपने हाथ से खुद करें। उसकी डेली रूटीन जैसे डायपर चेंजिंग है, हैंडलिंग है, बर्पिंग है, उन सब चीज़ों में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इससे आपको घर पे बच्चे का टेक केयर करने में कॉन्फिडेंस आएगा। सेकेंड पॉइंट, प्रीमेच्योर बेबी का बॉडी सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू बॉडी वेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ फुल टर्म बेबी। दूसरा, उनमें बॉडी फैट नहीं होता, इसलिए उन्हें ठंड लगने का रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फुल टर्म बेबी। इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रूम को नॉर्मल कंफर्टेबल रखिए 25 to 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये इंश्योर कीजिए कि AC का डायरेक्ट जेट या फ़ैन का डायरेक्ट ड्राफ्ट ऑफ एयर बच्चे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए और बच्चे को हमेशा अपने आप से एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर समर्स में आपने 2 लेयर पहना है, बेबी का 3 लेयर हो, विंटर्स में आपने 3 पहना है तो बच्चे का 4 लेयर हो, राइट। एंड बेबी को हमेशा आपको फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए कैप, सॉक्स और मिटन्स पहना के रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है कि हम ये नहीं कह रहे आप रूम को वार्म कीजिए। रूम शुड बी नॉर्मल, कूल, कंफर्टेबल एंड बेबी शुड ऑलवेज हैव 1 लेयर मोर देन व्हाट यू आर वेयरिंग, राइट। क्योंकि बच्चे को ठंड लगने का रिस्क ज़्यादा होता है तो इन बच्चों को हम कहते हैं कि इमर्शन बाथ कुछ टाइम तक अवॉइड करें जब तक बच्चा 2.5 किलो से ऊपर नहीं हो जाता। तो फर्स्ट फ्यू डेज जब तक 2.5 किलो का नहीं हुआ तब तक सिर्फ वार्म वाटर से स्पॉन्ज बाथ करेंगे। प्रॉपर इमर्शन बाथ हम स्टार्ट करेंगे 2.5 किलो वजन के बाद। तीसरा पॉइंट, फीडिंग प्रॉब्लम्स। तो हम बहुत बार देखते हैं प्रीमेच्योर बेबी घर से वापस एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट फीडिंग। तो ये इंश्योर करें कि घर जाने से पहले बच्चे का फीडिंग आप प्रॉपरली सीख कर जाएं। प्रीमेच्योर बच्चों में इतनी मसल स्ट्रेंथ, इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं होती कि वो अपनी पूरी रिक्वायरमेंट डायरेक्टली मदर से सकल कर पाएँ एंड क्वाइट ऑफन दे रिक्वायर लिटिल बिट ऑफ कप फीडिंग, दे रिक्वायर लिटिल बिट ऑफ सप्लीमेंटल फीडिंग। दीज सप्लीमेंटल फीडिंग आर प्रेफरेबली गिवन बाय फीडिंग कप और कटोरी स्पून। तो मेक श्योर कि हॉस्पिटल से घर जाने से पहले आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो और आप अपने पीडियाट्रिशियन, नर्सेज और लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिल के समझ के जाएं कि इस बच्चे को कप फीडिंग कैसे और कितना कराना है। जनरली हम कहते हैं कि बच्चों को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ 25 to 30 ml हर 2 से 3 घंटे में दे देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इन द इनिशियल फ्यू डेज कीप अ ट्रैक ऑफ यूरिन आउटपुट एंड स्टूल आउटपुट ऑफ द बेबी। जनरली हम कहते हैं कि एक प्रीमेच्योर बेबी, इनफैक्ट अ फुल टर्म बेबी ऑल्सो शुड हैव एटलीस्ट 6 to 8 यूरिन्स इन 24 आवर्स। बच्चा कितनी बार सुसु कर रहा है, पॉटी कर रहा है, इससे आप बच्चे की जनरल वन बीइंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड मार्कर ऑफ एडिक्वेसी ऑफ फीडिंग। अगर दूध अच्छे से जाएगा तो बच्चा दिन में 6 से 8 बार सुसु करेगा। सुसु हो रहा है, दैट मीन्स दूध जा रहा है। तो यूरिन आउटपुट और स्टूल आउटपुट का एक रफ ट्रैक आपको एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज रखना चाहिए बिफोर डिस्चार्ज। Fifth point is about infections. We know that infection is one of the most common complications that happens to a preterm baby और infection का risk ना सिर्फ हॉस्पिटल में घर जाने के बाद भी होता है। So make sure that whenever you are handling the baby, your hands are properly washed. हम बच्चे की प्रीमेच्योर बच्चे की केयर करते समय जो हैंड वॉश होता है ये नॉर्मल रूटीन हैंड वॉश की तरह नहीं है। इसमें 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसमें हाथों का आगे का सरफेस, उंगलियों का बीच का सरफेस, फिंगर टिप्स, बेस ऑफ द थंब, कलाइयाँ प्रॉपरली क्लीन की जाती हैं। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले आप हैंड हाइजीन का सही तरीका समझ के जाइए। दूध बनाने से पहले, बच्चे को हैंडल करने से पहले हर बार प्रॉपरली आपको हैंड वॉश ज़रूर करना है। घर पे कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि बच्चे को टच करने से पहले ज़रूर अपने हाथ साबुन से धो लें।
अननेसेसरी टचिंग, किसिंग हम अवॉइड करेंगे। इनफैक्ट अननेसेसरी सोशल गैदरिंग्स भी हम अवॉइड करेंगे। वी नो that sometimes viral infections when they happen in adults they don't cause any symptoms। बहुत बार एडल्ट्स को इन्फेक्शन होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो वायरस कैरी कर रहे हैं, और वो वायरसेस, वो इन्फेक्शंस वो अपने सांस के थ्रू बच्चों को दे देते हैं और प्री मैच्योर बच्चों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो जब तक बच्चा नियरली 2.5-3 किलो का नहीं हो जाता, आप सोशल गैदरिंग्स, क्राउडेड प्लेसेस जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए। एक इन्फेक्शन है जो काफ़ी कॉमन है प्रीमेच्योर बच्चों में, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस कहते हैं, RSV इन्फेक्शन। ये कॉमनली मानसून्स और विंटर्स में होता है। इस इन्फेक्शन की वजह से प्रीमेच्योर बच्चों को कई बार काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और ये भी हमारे सांस के थ्रू और गंदे हाथ के थ्रू फैलता है, एंड इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू द अदर। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि घर जाने के बाद कुछ दिन के लिए, जब तक बच्चा का वेट थोड़ा बढ़ नहीं जाता, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और हैंड हाइजीन स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। 6th point, let us talk about oil massage in premature babies. So like any other full-term baby, oil massage is important in preterm babies. There are many clinical studies which have shown that oil massage improves weight gain in premature babies. Best oil for doing oil massage is coconut oil, and oil massage is best done by a family member. We have seen that sometimes we get massaged by a masseuse or some japa, and that causes injuries in babies. So it's best done gently by a family member. During massage, make sure that you move all the joints of the baby in maximum range of motion in a gentle manner. Like there are 3 joints in the lower limb, there is ankle, knee and hip. There are 3 major joints in the upper limb. There is wrist, elbow and shoulder. तो सभी joints को आप maximum range of motion में bend करो और extend करो gently, ताकि वहाँ blood circulation improve हो। टमी की मसाज हमेशा clockwise direction में करनी है, जिसको हम कई बार I love you मसाज भी कहते हैं। एक टमी पे एक उल्टा I बनाना है, फिर एक उल्टा L बनाना है और एक उल्टा U बनाना है। इससे गैस एलिमिनेट होती है और बच्चा और कंफर्टेबल होता है। 7th पॉइंट, अब हम बात करेंगे बच्चे की सेफ स्लीपिंग के बारे में। जनरली हम कहते हैं कि बच्चा हमेशा अपनी बैक पे सोना चाहिए, कभी उसको उल्टा नहीं सुलाना। आपने NICU में देखा होगा कि कई बार बच्चे उल्टे सो जाते हैं। हम लोग बच्चों को उल्टा लिटा देते हैं, ताकि उससे उनका ब्रीदिंग और डाइजेशन बेटर होता है। बट NICU में बच्चा हमेशा एक मॉनिटर से अटैच्ड होता है। उल्टा सुलाने में रिस्क ये है कि कई बार बच्चा अपना नाक और मुंह बेड से प्रेस करके सांस रोक लेता है ना, क्योंकि NICU में बच्चा मॉनिटर पे है। अगर बच्चा सांस रोकेगा तो अलार्म आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा। बट घर पे आप बच्चे को उल्टा नहीं लेटा सकते हो, बिकॉज घर पे बेबी इज़ नॉट अटैच टू एनी अलार्म। तो घर पे हमेशा बच्चे को सीधा सुलाना है। बच्चे की बैक बेड पे होनी चाहिए। मैट्रेस हमेशा थोड़ा फर्म होना चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट मैट्रेस जिसमें बच्चा सिंक हो जाए वो हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं। पिलोज स्ट्रिक्टली यूज़ नहीं करना है। न्यूबॉर्न बेबीज़ का, पर्टिकुलरली प्रीटर्म बच्चों का जो ऑक्सीपुट होता है, सर का पीछे का पोर्शन, ये प्रोटूबरेंट होता है। अगर आप हेड के नीचे पिलो लगाएंगे तो बच्चे की नेक बेंड हो जाएगी, जिससे सांस का रास्ता दबने का रिस्क होता है। तो पहले कुछ महीने आपको पिलो नहीं यूज़ करना है। एंड बच्चे के बेड पे सॉफ्ट टॉयज़, ब्लैंकेट्स और कोई भी ऐसी चीज़ें जो गलती से बच्चे के फेस पे गिर सकती हैं, जिनसे बच्चे के सांस में रुकावट आ सकती है, वो सब चीज़ें उसके बेड से दूर रखनी है। 8th point, now we are going to talk about a very very important intervention which has changed the way we have been dealing with our newborn babies. It's called kangaroo mother care. It was seen that जैसे एक कंगारू अपने छोटे बच्चे को अपने पास रखता है, अगर एक मदर अपने प्रीमेच्योर बच्चे को स्किन के पास रखे, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखे, तो उससे बच्चे और मदर को दोनों को काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। देखा गया है कि मदर की मिल्क सप्लाई इम्प्रूव हो जाती है, ब्रेस्ट मिल्क का आउटपुट इम्प्रूव हो जाता है और बच्चे का हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल्स बेटर हो जाते हैं। बेबीज़ का वेट गेन बेटर हो जाता है, उनकी मदर से बॉन्डिंग बेटर हो जाती है, वो अपना टेम्परेचर आसानी से मेंटेन कर पाते हैं। तो कैंगरू मदर केयर, जिसे कंगारू मदर कहते हैं हम हिंदी में, वो आप घर जाके ज़रूर कंटिन्यू कीजिए एज मच एज पॉसिबल। KMC करते टाइम बच्चे को अपनी मदर अपने चेस्ट पे रखेंगी, बिटवीन हर ब्रेस्ट, एंड शी विल मेक श्योर दैट द बेबी इज़ एडिक्वेटली कवर्ड फ्रॉम हर बैक। बेबी का चेस्ट बेयर होना चाहिए, इट शुड कम इन डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द बेबी, बट द बैक शुड बी कवर्ड विद अ टॉवल और अ ब्लैंकेट। बेबी को कैप पहनाना है, हाथ में सॉक्स और मिटन्स होना चाहिए ताकि उसे ठंड ना लगे। एंड ये जितना लंबा आप एक सेशन कर सकते हैं उतना लंबा कीजिए। जनरली हम कहते हैं कि एक सेशन एटलीस्ट 1 आवर का तो होना चाहिए।
अगर मदर अनअवेलेबल है या शी इज़ टायर्ड और शी इज़ नॉट वेल, other family members like father or grandparents can also do KMC, and it will also have a similar positive impact on the baby as the mother. So KMC should be done in the NICU and definitely should be continued after discharge for all newborn babies. अब हम बात करेंगे बेबी के फॉलोअप के बारे में। प्रीमेच्योर बेबीज़ में रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रीमेच्योर बच्चों को आगे चल के विजन, हियरिंग या डेवलपमेंटल इश्यूज़ होने का डर रहता है, तो इसलिए टाइम टू टाइम इनका टेस्टिंग रिस्पेक्टिव स्पेशलिस्ट से होना ज़रूरी है। प्रीमेच्योर बच्चों में आई की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है जिसको हम ROP कहते हैं, यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। इनके आँख के पर्दे में मैच्योरिटी की वजह से दिक्कत आने का रिस्क होता है, जिसके लिए आपको ये इंश्योर करना है कि बच्चे का आई टेस्ट, पहला आई टेस्ट 4 हफ्ते की एज से पहले हो जाए, और उसके बाद जैसे आई डॉक्टर बता रहा है उस हिसाब से आई टेस्ट होते रहना चाहिए। हमारी गाइडलाइंस कहती हैं कि 34 वीक्स से छोटे बच्चे, जिन बच्चों का जन्म 34 वीक से पहले हुआ है या जिनका वज़न 2 किलो से कम है, उन सब बच्चों को ROP टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। इसके अलावा हियरिंग टेस्ट टाइम टू टाइम और डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट उनका होना चाहिए। नॉर्मली जैसे बच्चे रफली 4 से 5 महीने पे अपनी गर्दन पूरी संभाल लेते हैं, 6 से 7 महीने पे बैठना शुरू करते हैं, 10 से 12 महीने पे खड़ा होना शुरू करते हैं, तो क्या ये माइलस्टोन्स बच्चा अपना अटेन कर पा रहा है कि नहीं, इसका असेसमेंट टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। अगर किसी माइलस्टोन में इशू है, बच्चे को डेवलपमेंट डिले दिख रहा है, तो उसकी थेरेपी हम टाइमली स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों के लिए डेंजर साइंस के बारे में। डेंजर साइंस यानी खतरे के लक्षण। अगर आपको किसी पॉइंट पे लग रहा है कि आपका बेबी बहुत सुस्त लग रहा है, लेथार्जिक लग रहा है, दूध पीने के लिए उठ ही नहीं रहा है, तब आपको हॉस्पिटल उसको एक बार इवैल्यूएशन के लिए ज़रूर लेकर आना है। एट एनी पॉइंट यू फील द बेबी इज़ वेरी कोल्ड टू टच, राइट, बेबी को हमने वार्म किया, ठंडा लग रहा है, हमने रूम को वार्म कर लिया, कैंगरू मदर केयर भी ट्राई किया, बट फिर भी बच्चा ठंडा लग रहा है, हाथ पैर उसके बिल्कुल ठंडे लग रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटल लेकर आना है। अगर बच्चा सूसू कम पास कर रहा है, जैसे हमने कहा कि यूरिन आउटपुट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्कर ऑफ एडिक्वेसी ऑफ फीडिंग, तो अगर सूसू कम पास कर रहा है, 24 आवर्स में हम रफली कहते हैं 6 से 8 सूसू होना चाहिए, उससे कम सूसू हो रहा है, दूध नहीं पी पा रहा, उसका कलर चेंज लग रहा है बच्चे का, उसके लिप्स ब्लू लग रहे हैं, हाथ पैर ब्लू लग रहे हैं, तो आपको उसको हॉस्पिटल ज़रूर लेकर आना है फॉर अ इवैल्यूएशन। हर बच्चे में वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन से वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। प्रीमेच्योर बच्चों में तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी रूटीन फुल टर्म बच्चों से कम होती है। प्रीमेच्योर बच्चों में एक एडिशनल वैक्सीनेशन है जिसे हम RSV नाम की वायरस के लिए देते हैं। ये एक एंटीबॉडी होती है जिसकी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन या हाफ लाइफ होती है, और इसे पीक RSV सीज़न, जो कि मानसून और विंटर्स है, इसमें दिया जाता है। तो अगर आपके पास प्रीटर्म बेबी है, द बेबी इज़ टू प्रीमेच्योर, प्लीज स्पीक टू योर पीडियाट्रिशियन एंड आस्क अबाउट RSV immunization for the baby. On that note, we will end this video. Thank you very much, and our best wishes and blessings are there for your newborn baby. All the best.